हेलो एवरीवन, माय नेम इज कामिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो क्लास 10th का है, लाइफ प्रोसेसेस, उससे जितने रेस्पिरेशन वाला पार्ट है उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट में सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी जो कि इस वाले पोर्शन से बनते हैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक लास्ट दो वीडियोस जो हमने न्यूट्रिशन की डिस्कस की हैं वो नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन्हें पहले देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। The first question is the conversion of glucose, that is a 6 carbon molecule, into pyruvate, that is a 3 carbon molecule, takes place in, यानी कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का बना हुआ मॉलिक्यूल है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। कहां पर कन्वर्ट होता है? ऑप्शन इज ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी वैक्यूल। तो अगर आप को याद हो तो आपने जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है उसमें कुछ इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर 3 तरह की जो रेस्पिरेशन है उसमें से क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। उस वाले डायग्राम को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस जो इस पोर्शन से बनते हैं वो इसी फिगर में से बनते हैं। तो इस जगह पर मेंशन्ड है कि यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट कहां पर होता है, इस जगह पे मेंशन्ड है। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो कि ऑक्सीजन जब नहीं प्रेजेंट होता तब वो रेस्पायर करते हैं, यानी कि in absence of oxygen, when respiration is taking place, then it is called as anaerobic respiration, और organism वही होंगे जो कि anaerobic तरीके से रेस्पायर कर रहे हैं। ऑप्शन ए ह्यूमन, बी इंसेक्ट, सी यीस्ट या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये तो पता है कि ह्यूमन बींग्स तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा क्योंकि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन बींग्स नहीं है। अब इन दोनों में से क्या आंसर होगा? तो वही जो मैंने अभी आपको डायग्राम के बारे में बताया, इस तरीके का जो दिखता है उसमें यीस्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो याद रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो है यीस्ट का। क्वेश्चन नंबर 3, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू डैश एंड डैश ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन यीस्ट। अब हमने ये तो जान लिया कि ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यीस्ट में। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं वो हमें बताना है। लैक्टिक एसिड एंड CO2, इथेनॉल एंड CO2, इथेनॉल एंड O2 या फिर CO2 एंड H2O। तो हमें ये भी पता है पहले से कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, राइट। रेस्पिरेशन में ज्यादातर और सब में ही CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, राइट। लैक्टिक एसिड और CO2 कहाँ बनता है अभी हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, और CO2 हम में बनता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फर्मेंटेशन के बाद बनता है यीस्ट में। ये होता है प्रोसेस। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, हमने अभी जाना था कहाँ कन्वर्ट हुआ था, साइटोप्लाज्म में। फिर कन्वर्जन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट के अंदर इथेनॉल जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और CO2 और एनर्जी रिलीज होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल। अभी हमने देखा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट में, जो कि सब में ही होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, यहाँ ये हो रहा था साइटोप्लाज्म में। अब जो रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो किस पार्ट में होती है वो हमें बताना है। ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी वैक्यूल। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। इनर लेयर फोल्डेड होती है और इसी के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया।
Question number 5, pyruvate in the absence of in the presence of oxygen breaks down to give dash and dash. अभी हमने absence में देखा था क्या फॉर्मेशन हो रही थी, इथेनॉल प्लस CO2। अब हम ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड एंड CO2, इथेनॉल एंड CO2 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी जाना हमने, इथेनॉल एंड O2 भी नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शंस बचे ए और डी। एरोबिक रेस्पिरेशन हम में होता है और हम में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये है उसका प्रोसेस पूरा। ग्लूकोज से पाइरुवेट जो कि सब में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। फॉर्मेशन किस चीज का होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होगी, और यह किस में होता है, ये होता है हम में, ह्यूमन बींग्स में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन होगा तो पर कम होगा। पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, पाइरुवेट किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड एंड CO2, इथेनॉल एंड CO2, या फिर CO2 एंड H2O। CO2 H2O नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा प्रेजेंस होना चाहिए। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, इथेनॉल एंड CO2, क्योंकि ये तो एनारोबिक में होता है और ये एरोबिक में होता है। हमारा आंसर होगा लैक्टिक एसिड, राइट, ऑप्शन नंबर ए। CO2 का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये कहां पर होता है, ह्यूमन मसल्स में। जब भी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं अपनी क्षमता से ज्यादा, राइट, अपने जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा, तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि जो प्रोसेस दिए हुए हैं इनमें से मैक्सिमम एनर्जी किन में प्रोड्यूस होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर दोनों में सेम। तो देखिए, हम जानते हैं कि 3 कार्बन ही रहेंगे, यानी कि पाइरुवेट से ही कन्वर्जन होता है इथेनॉल में और एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 में, राइट। और इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये 1 कार्बन का कंपाउंड है। अब अगर 3 कार्बन कंपाउंड से हमें 2 कार्बन के कंपाउंड बनाने होंगे, तो हम इसको 6 कार्बन ले लेते हैं, यानी कि हमने 2 पाइरुवेट ले लिए, राइट। इससे हम कितने इथेनॉल बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं 3 इथेनॉल, क्योंकि ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, राइट। और उसके साथ साथ हमें मिलेगी एनर्जी। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये 1 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि हमें ऑलरेडी, अगर हम 2, जैसा कि हमने इसमें लिया, बराबर करने के लिए हम देख लेते हैं, 6 कार्बन हो जाएंगे। 6 कार्बन से सीधा हमें 6 बार CO2 मिल जाएगा, यानी कि इसमें ज्यादा बार एनर्जी रिलीज होगी, इसमें 3 बार एनर्जी रिलीज होगी और इसमें 6 बार एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, हमारा आंसर जो होगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होती है या फिर ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। Question number 8, rate of breathing will be maximum in which of the following organisms। ये जो organisms हैं इनमें से rate of breathing, यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने का जो रेट है वो किसमें ज्यादा होगा, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, फिशेस या फिर डॉग्स। तो आपको पता है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, राइट। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रह रहे हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है ये वहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसलिए उन्हें उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फिश, क्योंकि उन्हें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेनी है, जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको लेनी है, और वो ज्यादा अमाउंट में नहीं होती है पानी के अंदर। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑलरेडी बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स से धीरे होती है।
क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बीइंग्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट सो दैट, यानी कि थ्रोट जो है हमारा उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, क्यों होती हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एंटर हो सके लंग्स में, या फिर एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, यानी कि जो आपका रास्ता है वो कोलैप्स ना कर जाए। इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी ही होती है बस। और ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एंटर कर सके और पैसेज जो है वो कोलैप्स ना कर सके। ये देखिए इस रिंग की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, ये जो रिंग्स हमें दिखाई दे रही है ना, ट्रैकिया में दिखती हैं ये, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है ऑप्शन नंबर बी, ताकि एयर पैसेज जो है यानी कि ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन इज कॉल्ड न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या फिर ट्रैकिया। वेरी इजी क्वेश्चन। न्यूरॉन हमें पता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ये तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं होगा। नेफ्रॉन्स किससे? एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 11, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज कॉल्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप 9th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एएमपी, एटीपी, CO2 या फिर एडीपी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। राइट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद होना चाहिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एनर्जी करेंसी और उसके अलावा पावर हाउस आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाइए एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शंस हमें अब तक याद हो जाने चाहिए, क्योंकि हम असर्शन और रीजनिंग के बहुत सारे पेपर्स दे चुके हैं और बहुत बार इन क्वेश्चंस को देख चुके होंगे, आई होप आप लोग। जब ए आंसर कब होगा? जब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी कब होगा? जब ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी होगा इफ ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, या फिर इफ ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब हम असर्शन और रीजन के सेंटेंस पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। असर्शन क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज स्लोअर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, और अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो रेट होता है वो फास्टर होता है, क्योंकि उन्हें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करनी होती है। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ए। ठीक। The amount of dissolved oxygen is fairly low as compared to amount of oxygen in air, ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने यही रीजन दिया। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमें ए तो फॉल्स मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है सैंपल पेपर से। Carefully study the diagram of human respiratory system with labels A, B, C and D. राइट, यहाँ पर A, B, C, D की जगह पर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। इस तरीके की गलती सैंपल पेपर में एक दो जगह देखने को मिली है। ठीक है, select the option which gives correct identification and main function and or characteristic। ठीक है, हमें ये जानना है कि पहली चीज तो इनका जो जो इनमें बताया हुआ है कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा, पहले तो हम वो चेक कर लेते हैं। तो 1 देखिए क्या है? ट्रैकिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हम फंक्शन देखेंगे। बी जो है वो है, फोर्थ क्या है? डायफ्राम है, बिल्कुल सही है। थर्ड एल्वियोलाई है, सही है। और फोर्थ जो है वो रिब्स है। ठीक है, चलिए ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि सिर्फ एक लौता यहाँ पर सही है और उसका फंक्शन भी उसके आगे जो दिया हुआ है वो सही है, हमें सही पहचानना है। ठीक है, ट्रैकिया का फंक्शन देखिए, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स, बिल्कुल सही। बट ये बोनी रिंग्स कौन सी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती हैं। फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, कंडक्शन के लिए नहीं, ये कार्टिलेज क्यों होता है? ताकि सपोर्ट मिल सके। राइट, अभी हमने देखा था कि कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, रिब्स।
When we breathe out, जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं, रिब्स लिफ्ट होती हैं। बिल्कुल गलत। रिब्स क्या होती हैं? वापस अपनी पोजीशन पर वापस चली जाती हैं। लिफ्ट कब होती है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी कि इनहेलेशन जब होता है तब रिब्स ऊपर उठती हैं, यानी कि लिफ्ट होती हैं। थर्ड देखते हैं, एल्वियोलाई, थिन वॉल्ड सैक, बिल्कुल सही है यहाँ तक। लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, करेक्ट। सी जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर भी हम डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डायफ्राम, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं ये फ्लैट हो जाता है, जब हम बाहर छोड़ते हैं फिर से ये पुल अप हो जाता है, राइट। तो ये हमारा आंसर गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई का जो फंक्शन है सिर्फ वो सही है। आई होप आपको समझ में आई हो वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इस बार, और एमसीक्यू क्वेश्चंस उनकी हेल्प कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आप कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू।